दर्शकों नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर पूरी दुनिया में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह एक जानलेवा बीमारी है। इसे आम बोलचाल की भाषा में बीपी की बीमारी भी कहते हैं। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं और इसे कहने का कारण यह है कि इसके कोई सामान्य लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। यह धीरे धीरे हमारे शरीर में कई दुष्प्रभाव छोड़ता है। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, यह क्यों होता है, इन सारे बातों पर जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आयुर्वेदाचार्य वेंकटेश कात्यायन को। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो हाइपरटेंशन है वह पूरी दुनिया के लिए कैसे एक समस्या बनी हुई है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जोहार। ब्लड प्रेशर आज के डेट में सबसे ग्लोबल समस्या बन चुका है, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो हर एक 4 आदमी में एक आदमी ब्लड प्रेशर का शिकार है। और हमारे देश में भी नहीं, दूसरे देश में भी लोग इस बीमारी के बहुत तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो अब लाइफ स्टाइल है काफ़ी अत्याधुनिक हो गया है, और जो हमारा जीवन शैली है, जो हमारे जो परंपरागत खान पान है, उससे हम पीछे हट रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। उसका भी मुख्य कारण है मोटापा है, तनाव है, और जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें अपने आप को शरीर के लिए समय नहीं देना, इसका भी एक मुख्य कारण है। तो सबसे पहले हमको इसमें लाइफ स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे जिसे हम बीपी की बीमारी कहते हैं। तो बीपी की बीमारी में लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की भी बात होती है। तो आज हमारा जो मुख्य विषय है वो हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर है क्या और इसका एक नॉर्मल रेंज क्या होता है, ये हमारे दर्शक कैसे समझें। ब्लड प्रेशर का मतलब हुआ ब्लड का प्रेशर, रक्त का दबाव। जो हार्ट हमारा जो पंप करता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ब्लड को जो उसका गति देने के लिए, हमारे शरीर में दौड़े, अपने हार्मोन्स को मैसेज करने के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, सब काम ब्लड का है। न्यूट्रिशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें मूवमेंट हमारा हार्ट देता है, हार्ट पंप करता है, तो ब्लड में एक मूवमेंट आता है। वो मूवमेंट उसको प्रेशर को बोलते हैं। वो प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स को, ब्लड के जो वाल है उस पर जितना वो दबाव बनाता है उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, प्रेशर। और जितना उसको रिलैक्स करता है उसको लो मतलब आकुंचन बोलते हैं, साकुंचन और आकुंचन, जिसको मॉडर्न में बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर हो गया और डायस्टोलिक हो गया। माने प्रेशर जो दबाव का प्रेशर है वो आपको सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, और नीचे जो आपको रिलैक्स का प्रेशर है वो आपको डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। तो नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है देखा जाए तो 120/80 नॉर्मल युवा के लिए इतना रहना चाहिए। इससे जब आगे बढ़ता है तब इसको हाई ब्लड प्रेशर में देखते हैं, और इससे जब नीचे जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की जो आपने बात की, तो एक सर्वे के मुताबिक अब पहले जो नॉर्मल रेंज 120/80 कहा गया था, अब उसे बढ़ाकर 130/90 भी कहा जा रहा है। इसके क्या क्या कारण है? नहीं, एक्चुअली देखा जा रहा है कि नॉर्मल बीपी तो 120/80 ही है, लेकिन आजकल जो कॉमनली हम चेक कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों का डायस्टोलिक प्रेशर 90 मिलता है, 130 मिलता है। तो लोग आज के भागदौड़ में इसको कॉमन मान ही लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 120-180 तक ही बीपी को नॉर्मल रखें, क्योंकि बीपी जितने दिनों तक, लंबे टाइम तक बढ़ा रहेगा तो वो हमारे लिए साइलेंट किलर का काम करेगा। हमारे सारे ऑर्गन्स को, किडनी, लीवर, आइज़, हार्ट, सभी को प्रभावित करता है। जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो अपने साथ कई और बीमारियों को लाता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि अपने साथ जो ब्लड प्रेशर है वो कौन कौन सी गंभीर बीमारियों को लाता है। मुख्यतः हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर दोनों ही हार्ट की बीमारी को सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ाता है, और हार्ट की बीमारी का मुख्य कारण भी ब्लड प्रेशर ही है। तो ब्लड प्रेशर से बचना सबसे अधिक ज़रूरी है, नहीं तो लंबे टाइम में जो ब्लड प्रेशर है हार्ट के मरीज को बना देता। एक्चुअली क्या है, हृदय रोग में लोग कॉमनली जैसे चेस्ट पेन हुआ, जैसे एंजाइना बोलते हैं, अचानक चेस्ट के बीच में पेन हुआ, अचानक किसी तनाव के कारण
अचानक स्ट्रेस ले लिए, अचानक तेज़ी से चल लिए, दौड़ लिए, तो चेस्ट पेन शुरू हो गया। फिर वो थोड़ी देर के बाद वो कम भी हो गया। तो लोगों को ऐसा लगता है कि टेम्पोररी होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, उसको इग्नोर कर लेते हैं। तो नहीं, ये चेस्ट पेन हमेशा जो होता है, कभी कभी होता है, तो हर बार उसको गैस की समस्या नहीं समझनी चाहिए, वही बाद में जाके घातक हो जाता है। तो उसी समय हमें इमीडिएट ईसीजी करा लेना चाहिए। लेकिन ईसीजी भी टेम्पोररीली है, ऐसा नहीं है कि उस समय ईसीजी करा लिए जिससे में हमको घबराहट हुआ, चेस्ट में थोड़ा भारीपन लगा और ईसीजी नॉर्मल आया तो हम उसको फिर सोचे कि नॉर्मल है। नहीं, आगे जो फर्दर एवुलेशन जो हम नॉर्मल डॉक्टर जो हृदय रोग के विशेषज्ञ होते हैं उनसे एक बार ज़रूर मिलें। इस तरह की कभी भी समस्या आती है, अचानक आपको चेस्ट में भारीपन लगने लगे, चले तो सांस फूलने लगे, थकान होने लगे, तो इस तरह की समस्या जब आपको दिखे तो हृदय रोग के विशेषज्ञ से, डॉक्टर से मिलकर जो होल्टर टेस्ट है, ईसीजी है, इको है, एंजियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्ट है, इन तमाम जो हृदय रोग से संबंधित जुड़े हुए जांच जो हैं उसको निश्चित करा लेना चाहिए और अपना फिर डायग्नोसिस क्लियर करके फिर फर्दर इलाज के लिए बढ़ना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया दर्शकों कि कभी भी हृदय रोगों को इतने आसानी से नहीं लेना चाहिए और गैस की बीमारी समझ के उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके कारण ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस टाइप की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो डॉक्टर साहब से हम समझेंगे कि क्या कारण है कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज सर्दियों के मौसम में ही ज़्यादा होते हैं। जी, सर्दियों के मौसम में इसका मुख्य कारण ये है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए कि एक तो हम पानी कम पीने लगते हैं प्यास की कमी के कारण। मैं ये दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जाड़े के मौसम में भी पानी की उतनी ही ज़रूरत है जितना गर्मी के दिनों में। तो पानी की मात्रा पर्याप्त बनाए रखिएगा तो ब्लड का कंसंट्रेशन जो है जो उसका बढ़िया रहेगा। तो उसमें क्या होता है, जाड़े के मौसम में पानी एक कम पीते हैं, एक तो टेम्परेचर भी मतलब ठंडा रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ा रहता है तो उसको फ्लो में उसको विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो उसको रन करने में उसको हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाई होने के कारण हमारे ब्रेन के नसेज में ब्लड का फ्लो तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई पतला वेन जो है वो ब्रस्ट कर जाता है, जिसके कारण ब्रेन हैमरेज हो सकता है और होता है, जिसके कारण ये समस्या अचानक हो जाता है जाड़े के मौसम में, जिसको आदमी पता भी नहीं कर पाता है और बाद में पता चलता है कि ये ब्रेन हैमरेज हो गया। अचानक आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक हाथ से आपका कोई सामान छूट जाए और फिर थोड़े दिन के लिए वो सुन्न भी हो जाता है, वो हाथ का पार्ट जो है। तो इस तरह की समस्या दिखे, ब्लड प्रेशर की समस्या दिखे, इस तरह का कुछ हाथ कोई सामान पकड़ने में दिक्कत हो, हाथ से छूट जाता हो, तो उसके लिए आपको कोशिश करना है कि तुरंत आप सीटी स्कैन करवा लें और फिर हम न्यूरो के डॉक्टर से मिलकर एक बार देख लें कि क्या मेरे ब्रेन में नुकसान हुआ। तो कभी भी इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें और सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, किसी भी मौसम में पानी का इंटेक करते रहें। डॉक्टर साहब, कैसे जाने क्या सामान्य लक्षण होते हैं, कैसे पहचानें आम आदमी कि हम बीपी के मरीज हो रहे हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं? जी, सबसे पहले तो हार्ट बीट बढ़ जाना, धड़कन बढ़ जाना और फ्लक्चुएशन बढ़ जाना। तो लगातार ये समस्या यदि बढ़ी रहेगी तब जाके हमको ये समझ लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि धड़कन बढ़ जाने से सांस में लेने में दिक्कत हो जाती है। सांस लेने दिक्कत में ये समस्या कंटिन्यू बनी रहेगी तो बीपी की समस्या आप समझ लेना चाहिए, उसका तो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर टेस्ट कराएं। जी, तो सामान्य लक्षण होते हैं, कभी कभी सर में भारीपन आ जाता है, अनिद्रा होती है, कहीं मन नहीं लगता, मन चिड़चिड़ापन की तरह लगता है, कहीं बेचैनी टाइप की लगती है। तो इस सब जो भी असामान्य सा शरीर का दिखे तो वैसे में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि
क्या करें अगर इमरजेंसी में हमें लगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उस वक्त क्या करें? सबसे पहले तो पेशेंट को आराम से लेटा दें जी, और एक गिलास सुसुम पानी दे पीने के लिए, क्योंकि उससे उसका ब्लड का कंसंट्रेशन घट जाएगा। और आप यदि अपने घर में ब्लड थिनर कोई भी दवा रखते हैं मॉडर्न में, उसको तो इमीडिएट दे दे, जिसके कारण का हार्ट में या ब्रेन में क्लॉटिंग होने की संभावना कम हो जाए। और पानी की मात्रा यदि बढ़ा के देंगे तो उनको फिर यूरिन होगा, यूरिन से फिर ब्लड प्रेशर कम होगा। यदि आपके घर में कद्दू है, कद्दू उपलब्ध है, तो कद्दू का 4 चम्मच रस बना के तुरंत इमीडिएट दे दें, तो उससे भी काफ़ी हद तक होता है। हल्का चाय पत्ती में चाय बना के दे सकते हैं, उसमें डायूरेटिक्स होता है चाय, वो भी बीपी कम करता है। गोल मिर्च होता है, उसको आप दे सकते हैं साथ में। और फिर आप नारियल पानी दे सकते हैं। मैंने ऐसे चीज़ देना है जो मूत्रल हो, जो डायूरेटिक्स हो, जिससे पानी की मात्रा आपके शरीर से निकले, बीपी आपका नॉर्मल हो जाए। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राथमिक उपचार के तौर पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बीपी हाई है और इसकी वजह से कई और बीमारियां हो सकती हैं, तो प्राथमिक उपचार के तौर पर ब्लड थिनर के लिए कोई दवा दे दे, जैसा कि जनरली हम डिस्प्रिन यूज़ करते हैं, तो आप उस दवा को दे सकते हैं कि क्लॉट ना जमे, हार्ट अटैक की कोई शिकायत ना हो। अगर हार्ट अटैक होने वाला भी है तो उसे बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो प्राथमिक उपचार के तौर पर आप ये करें, लेकिन फिर भी अगर जानकारी ना हो दर्शकों, तो बिल्कुल भी आप घर में डॉक्टर ना बने और तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, ये कहा गया है कि, और अभी भी बहुत लोगों का मानना है कि एक ग्रामीण परिवेश जो होता है हाइपरटेंशन के लिए अभी भी शहरी क्षेत्र से बेहतर है। तो आपके हिसाब से क्या है कि गांव के लोगों में हाइपरटेंशन कम है और शहरों में ज़्यादा है? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं इसमें व्यक्तिगत अनुभव ये बताऊंगा कि ये भ्रम है। गांव के लोगों को भी काफ़ी ब्लड प्रेशर है। मैं जब गांव के क्षेत्र में सेवा देने जाता हूं कैंप के थ्रू, तो देखता हूं कि नॉर्मली लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, शुगर भी काफ़ी हाई रहता है। लोग चेक ही नहीं कराते हैं, उनको लगता है कि हम गांव में हैं, शुद्ध वातावरण में, शुद्ध खाना खा रहे हैं, तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। गांव उस जगह क्षेत्र में दिहाड़िया वगैरह का यूज़ हो रहा है तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अल्कोहल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नमक वाले डाइट से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो गांव के लोगों में भी इस तरह की समस्या काफ़ी तेज़ी से फैली है। और अचानक गांव में देखिएगा कि रात में, दिन में ठीक था, रात में अचानक उसको ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट की समस्या होती है, डेथ हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि ऐसे ही चला गया नॉर्मली, लेकिन उस समय यही होता है कि उनका बीपी काफ़ी हद तक हाई रहता है और शुगर हाई रहता है। इसके कारण से उन लोगों की ये समस्या आती है और लोग चेक नहीं कराते हैं। तो ग्रामीण में भी यह बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ जी। बस जानकारी का अभाव है, ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर बिल्कुल। शहरी क्षेत्र हो, दोनों ही जगह हाइपरटेंशन की समस्या है। और आजकल तो डॉक्टर साहब जो हम देखते हैं कि लोग इतने जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, अगर हम डॉक्टर की क्लिनिक की बात करें या बैंक की बात करें या फिर ट्रैफिक जैम की बात करें, तो ज़्यादातर मौक़ों पर देखा गया है कि अगर आप बैंक में गए हैं और कहीं खड़े हैं और किसी से एक सवाल कर दे तो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ही रूडली बात करते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है ऐसा? जी, ऐसा बहुत कॉमन प्लेस में, सामूहिक प्लेस में देखा जा रहा है लोगों में कि काफ़ी हद तक लोग रूडली बात करते हैं लोगों से। ट्रैफिक सेंस में देखिए या ऑफिस में देखिए, अपने सहकर्मी के साथ देखिए, अपने स्टाफ के साथ बात, बहुत इरिटेटिंग, मतलब एंगर होकर बात करते हैं। उसका मुख्य कारण मुझे लगता है जैसे कि बहुत जो ट्रैफिक के दौरान लोगों में पेशेंस की कमी हो जाती है, धैर्य की कमी हो जाती है, और काफ़ी भाग दौड़ में बहुत सारा काम जो है तेज़ी से करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग महत्वाकांक्षा भी पाल लेते हैं, जिसके कारण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की होड़ में लोग अपने दिनचर्या का जो नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि आप मान लीजिए सुबह में आप 8 बजे उठिएगा तो आपको भाग दौड़ जल्दी रहेगा जाने का। यदि आप 6 बजे उठ जाते हैं, थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं, टहल लेते हैं, तब जाते हैं ऑफिस के लिए निकलते हैं, आपके लिए टाइम पूरा बचा हुआ होता है। टाइम की कमी होती है, लोग उस कमी को पूरा नहीं कर पाते। अपना व्यक्तिगत जो झुंझलाहट है वो दूसरे पर लोग छोड़ देते हैं। तो अपना व्यक्तिगत दिनचर्या को यदि ठीक कर ले, अपने खान पान को ठीक कर ले, अपने व्यवहार को ठीक कर ले, तो ब्लड प्रेशर इससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा।
और लगातार इरिटेशन जो होता है, लगातार जो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, बाद में निश्चित वो ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। वो तो शुरुआती पूर्व लक्षण है। जी। डॉक्टर साहब, पहले बुज़ुर्गों में हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को देखा जाता था, लेकिन अब ये कम उम्र के बच्चों में और युवाओं में देखा जाता है। इसके क्या कारण है? अब मैं तो देख रहा हूँ कि भी 18 साल 20 साल के बच्चों को भी काफ़ी हाई बीपी, 120 नीचे डायस्टोलिक और ऊपर वाला सिस्टोलिक प्रेशर 180 तक हम देख रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। बच्चे जो हैं स्कूल जाने के टाइम जो होता है, कॉलेज का टाइम जो बीच जाने का होता है, वो काफ़ी लेट से उठ रहे हैं। काफ़ी लेट से उठने के कारण उनका जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो भगवान ने बना के, हमारा नेचुरल क्लॉक बना के भेजा है सबके लिए कि आपको इस टाइम में उठ जाना चाहिए, तो वो देर से उठना एक मुख्य कारण है। खान पान में प्रोसेस फूड खाना, बना बनाया हुआ भोजन को ज़्यादा यूज़ करना, मैगी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस सब में सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। और काफ़ी बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि जिनको फैटी लीवर की भी समस्या हो जाती है। तो लीवर का समस्या यदि कंटिन्यू होता है तो कंस्टिपेशन बढ़ जाता है, और कंस्टिपेशन भी बीपी का मुख्य कारण है। यदि पेट साफ नहीं हो और हम अपने ऑफिस चले गए, अपने ड्यूटी चले गए, अपने स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, तो वो भी बीपी का मुख्य कारण है। पेट का साफ रहना सबसे अधिक ज़रूरी है। तो युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपना फिजिकल एक्टिविटी है बहुत अच्छा से कंटिन्यू रखे, जो नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको पहचानें, उसके हिसाब से काम करें, अपना खान पान ठीक रखें, अपने खाने में फ्रूट्स का, सलाद का, इन सब चीज़ों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करें, पानी का मात्रा पर्याप्त रूप में लें, तब भी जाके उनको इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। 18 साल 20 साल के बाद से ही आपको बीपी का नॉर्मल चेकअप शुरू कर देना चाहिए। अब सरकार तो इस पे तहत काम भी कर रही है, एनसीडी के तहत। अधिकतर जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वो सबसे अधिक इसका मुख्य कारण है बीपी, शुगर, थायराइड, ओरल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इस तरह के जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर। तो ये सब काफ़ी हद तक यदि जागरूकता हम बढ़ा दें लोगों में, समाज में, स्कूल में, सब जितना भी सोशल एक्टिविटी जहाँ होता है उस जगह में कुछ कार्यक्रम के द्वारा हम इन्हें जागरूक करें, तो ये 4 गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और काफ़ी हद तक हम डेथ रेट को बचा सकते हैं। तो युवा पीढ़ी यदि शुरू से स्वस्थ रहेंगे तभी जाके वो नॉर्मली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो युवाओं कितना अच्छा संदेश दिया है डॉक्टर साहब ने। अगर आपको नहीं होना है बीपी का शिकार, तो आप अपने एक नियमित रूटीन को फॉलो करें और स्वस्थ बने रहें और अपने दिनचर्या को सही से निभाएं, एक्सरसाइज करें, योग करें, व्यायाम करें और एकदम स्वस्थ बने रहें। डॉक्टर साहब, किन लोगों को ये बीपी की समस्या एक उम्र के बाद गंभीर रूप से घेर लेती है? सबसे अधिक तो बीपी का मुख्य कारण जो है मोटापा भी है, और ऐसा नहीं है कि दुबले लोग को ब्लड प्रेशर नहीं होता, लेकिन इन जनरल देखा गया है कि मोटापा मुख्य कारण। मोटापा के कारण शरीर के हार्ट को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और हार्ट को ज़्यादा काम करने का मतलब है कि हार्ट आपका धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? ब्लड प्रेशर आपका लगातार बढ़ा हुआ है, तो बीपी को आपको नॉर्मल रखना होगा। दूसरी चीज़, मुख्य कारण ये भी है कि हेरिडिटरी भी हो सकता है, आपके माँ को है, आपके पिताजी को है, तो आप तो हो सकता है। आप किसी ऐसे वातावरण में लगातार रह रहे हो जहाँ पे तनावपूर्ण वातावरण हो, उससे भी निकलना होगा। घरेलू कलह भी इसका मुख्य कारण है। घर की महिलाएं देखिएगा कि वो काफ़ी इरिटेटिंग रहती हैं, लगातार चिड़चिड़ाहट है, तो उनको भी बीपी का चेकअप की ज़रूरत है। तो घर का जो वातावरण है उसको भी काफ़ी मतलब थोड़ा खुशनुमा रखने की कोशिश करना चाहिए। बहुत तेज़ साउंड में बात करना, चाहे बहुत तेज़ साउंड में संगीत सुनना, इस तरह की चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अल्कोहल जो लेते हैं वो भी ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण। तो ब्लड प्रेशर बहुत सारे कारणों के जो है ये है कि जड़ है जिस बीमारी को लेकर जो आता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बीमारी है सबसे पहले आपका पूर्व लक्षण वो दे देता है। उस लक्षण को आप पहचान कर आप उस हिसाब से
फिजिशियन डॉक्टर से राय लेकर आप अपना चेकअप करा लें। और बीमारी आज के समय में उम्र का इंतज़ार नहीं करती है। जी, आज हमारे साथ स्टूडियो में आयुर्वेदाचार्य हैं, तो हम आज जानेंगे कि हाइपरटेंशन आयुर्वेद में कितना बेहतर इलाज है। हाइपरटेंशन को किस प्रकार कंट्रोल कर सकता है आयुर्वेद? आयुर्वेद जो है बीपी के लिए बहुत अच्छा एक चिकित्सा पद्धति है। इसको हम आयुर्वेद में रक्तवात बोलते हैं। रक्त और वात, रक्त में वात की प्रधानता हो जाए तो रक्तवात बोलते हैं। यही ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है। तो ब्लड प्रेशर के लिए आयुर्वेद यह कहता है कि जो पहले तो ऋतु के हिसाब से दिनचर्या अपना अपना लें, खान पान अपना ठीक कर लें, फ्रूट्स वगैरह का प्रयोग ज़्यादा करें, और जितना भी तरल पदार्थ है उस तरह की चीज़ का प्रयोग ज़्यादा करें। अब जैसे आयुर्वेद में है कि हम लोग काफ़ी मरीज को सफलतापूर्वक आयुर्वेद की दवाओं से ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर्पगंधा है, मंडूकपर्णी है, पुनर्नवा है, मेधाक्वाथ है, ब्राह्मी है, जटामासी है, वच है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से, तगर है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से लगातार काफ़ी हद तक हमने मरीजों में काफ़ी सुधार देखा गया। कुछ मरीज तो दवा से मुक्त भी हो गए हैं, और जो मतलब पुराने काफ़ी दिनों से पीड़ित हैं तो उनकी दवाएं चल रही हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उनको सुधार भी है। उसमें ये काफ़ी हद तक आयुर्वेद जो है चिकित्सा पद्धति बीपी के लिए बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब, कई लोगों का यह जिज्ञासा होता है कि अगर वो बहुत लंबे समय से 10 से 11-12 साल से अगर वो एलोपैथ दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तो वो आयुर्वेद को साथ में ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। आयुर्वेद की दवा से एलोपैथिक दवा का कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं देखा गया हमारे प्रैक्टिस के दौरान, मेरे व्यक्तिगत प्रैक्टिस के दौरान, कि हम आयुर्वेद की दवा भी चलाते हैं कि एलोपैथिक दवा साथ में चल रहा है सर, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो साथ में हम आयुर्वेद की दवा को उसमें ऐड कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल जाता है उनको। तो दवा, एक ही दवा लगातार लंबे समय में चलता है तो बॉडी हैबिचुएटेड हो जाता है, बॉडी उसका आदी हो जाता है, जिसके कारण वो बीपी धीरे धीरे कंट्रोल नहीं रख पाता। तो हम एडिशनल आयुर्वेद की दवा ऐड कर देते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और पेशेंट को काफ़ी लाभ होता है। लंबे समय से जो दवाओं का सेवन कर रहे हैं वो अचानक ब्लड प्रेशर की दवाओं को छोड़ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि वो बीच में दवा छोड़ दे, क्योंकि वो फिर काफ़ी उनकी स्थिति ख़राब हो जाएगी। क्योंकि लंबे समय से दवा चलने के कारण बीपी की दवा यदि आप छोड़ देते हैं तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उससे काफ़ी ऊपर अप कर जाएगा, तो जिसको हम कंट्रोल तुरंत इमीडिएट नहीं कर सकते। तो कुछ पेशेंट की दवा मुक्त हो जाती है, लेकिन इन जनरल मेरा मानना है कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो दवाओं पे डिपेंडेंट तो रहता ही है, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंडेंट रहता है। लाइफ स्टाइल से ठीक रख कर ही आप इससे थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप दवा छोड़िएगा तो फिर पुनः उसी स्थिति में आ जाइएगा। डॉक्टर साहब, जो लोग बीपी की दवाइयों का सेवन करते हैं, सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर देखा गया है कि वो 3-4 दवाइयों का सेवन पहले से कर रहे हैं, फिर भी अचानक उन्हें पैरालिसिस और स्ट्रोक जैसी समस्या अचानक क्यों होती है? अचानक इसलिए होती है कि जाड़े के मौसम में सारे फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाते हैं। अब हम टहलना कम कर देते हैं ठंड के कारण, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। हम योगा छोड़ देते हैं ठंड के कारण, तो ठंड में लोग आलस भी ज़्यादा करते हैं और खाते भी अच्छा है, पर्याप्त मात्रा में कैलोरी वाले खाते हैं। जाड़े में भूख भी लग जाती है ज़्यादा, तो खाना भी ज़्यादा खाते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को करने में बॉडी के मेटाबॉलिज्म को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। हार्ट को करना पड़े, आपके लीवर को करना पड़े, आपके किडनी को करना पड़े, तो अचानक ये श्रम इनका बढ़ता है, जिसका दुष्परिणाम है ब्रेन हैमरेज हो जाना और हाई बीपी जाड़े के मौसम में बढ़ जाना। तो क्या होता है कि इस समय ब्लड का कंसंट्रेशन भी जाड़े में इतना बढ़ जाता है, लोग पानी भी कम पीने लगते हैं। तो जितना भी प्रतिकूल स्थिति है जाड़े में लोग उसको पैदा कर देते हैं, तो उसको दूर करने के लिए शरीर लड़ता है तो उस लड़ाई के दौरान उसके शरीर का उस दुष्प्रभाव भी दिखा देता है किसी किसी खास ऑर्गन पर, तो उसके कारण से उनको ये दिक्कत आ जाती है। कोशिश मेरी यह है कि पानी की मात्रा पर्याप्त है, सोते वक्त 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सोएं, क्योंकि 7-8 घंटा 10 घंटा आप बिना पानी के रह जाते हैं सोते वक्त,
तो जिसके कारण ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज ज़्यादा होता है। इसी कारण सुबह में सबसे अधिक हार्ट अटैक होता है जाड़े में। सर्दियों के मौसम में बेहतर खान पान होने के कारण ही ज़्यादा लोग कैलोरी जमा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ये भी बीपी की समस्या होती ही है। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या हो डाइट चार्ट बेहतर जिससे हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सके? हाइपरटेंशन के लिए सबसे अधिक कोशिश करना है कि सोडियम वाला जो डाइट है, नमक वाला, उसको कम करें, सैंधव नमक का प्रयोग करें। प्रोसेस फूड जो होता है, जो बना बनाया, मैंने पहले भी बताया कि इसको बंद किया जाए, ठीक है। रेडीमेड चीज़ जो खाने का चीज़ होता है उसको हम बंद करें, जंक फूड को बंद करें, फ्रिज के सामान को तुरंत निकाला हुआ तुरंत यूज ना करें, और खाने में जो है अपना बहुत ज़्यादा वैरायटी ना रखें। जैसे चावल है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, पापड़ है, रायता है, चटनी है, तो जितने तमाम चीज़ हैं उन सारे से आपने नमक इंटेक किया। नॉर्मल आप नमक, जो नॉर्मल स्वस्थ आदमी है 5 से 6 ग्राम नमक यूज करेगा एक दिन में, और इसकी मात्रा नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। इसका यह भी मुख्य कारण है। पानी की मात्रा भी पर्याप्त लेनी है, क्योंकि पानी की मात्रा पर्याप्त लेंगे तो भी इससे भी ब्लड प्रेशर ठीक होगा। और नियमित जो है अपना योगा, प्राणायाम, ध्यान, इस चीज़ों को भी इस्तेमाल करना है। और आयुर्वेद में देखा जाए तो जैसे सहजन होता है, जिसको मूंग साग बोलते हैं, शुंठी भी बोलते हैं, उसका लीफ को यदि उसका अर्क बना के पिए, 10-12 पत्ता को पानी में उबाल के ठंडा करके पिए, तो काफ़ी, जिसको मोरिंगा भी बोलते हैं, वो काफ़ी बीपी में लाभदायक। पीपल के छाल का काढ़ा बना के पिए, अर्जुन का काढ़ा पिए। तो इन सब चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल में, ये नहीं है कि ये दवा है, ये मेडिसिन है। चरक ने बोले हैं कि डाइट इज मेडिसिन, जो हमारा आहार है वही हमारे लिए औषधि है। यदि रोगी पथ्य का पालन करे, पथ्य रोगी के आहार को बोलते हैं, तो रोगी यदि पथ्य का पालन करे तो उसे औषधि की ज़रूरत नहीं है, और रोगी यदि पथ्य का नहीं पालन करे तो फिर भी उसको औषधि का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जो पथ्य है, जो डाइट है, उसको निश्चित रोगी को, स्वस्थ आदमी को भी पालन करना चाहिए, जिससे वह स्वस्थ रहे और रोगी जो है रोग से मुक्त रहे। बहुत अच्छी जानकारियाँ दी डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इसे फॉलो ज़रूर करेंगे, और जितना हो वो डब्बा बंद खाना को दर्शकों आप कम करें, और डॉक्टर साहब ने जो भी सलाह दी है उसे मानें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए व्यायाम और योग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में और भी अन्य विषयों के साथ हम होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।